धन्यवाद डॉक्टर मनीषा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को मैं अभी सुन रहा था, डॉक्टर पंकज मित्तल जी को, और इनके अनुभव और इनकी दृष्टि दोनों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इस कार्यक्रम से संबद्ध जितनी भी सम्मानित देवियाँ हैं, सभी महानुभाव, विद्यार्थी, जिज्ञासु और जो लोग भी किसी न किसी रूप में आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मूलतः एक बहुत अच्छा विषय है और इस प्रकार के वेबिनार के निरंतर आयोजन की बहुत आवश्यकता भी है। ऐसा इसलिए कि हम भारत को आत्मनिर्भर किन दृष्टियों से देखते हैं, मानते हैं और बनाने के लिए संकल्पित हैं। दूसरा इसलिए भी कि नारी शक्ति की भूमिका क्या है। वस्तुतः किसी भी देश के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अन्य लोगों की भूमिकाओं से कमतर नहीं होती, वस्तुतः श्रेयस्कर ही होती है। और अभी जब डॉक्टर पंकज मित्तल जी कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया कि घर से शुरू करके और राष्ट्र के शिखर तक पहुंचने की जो यात्रा है और जो उनका श्रम है, वस्तुतः हम उसका मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। आमतौर पर कह दिया जाता है कि हाउस वाइफ हैं, लेकिन ये बहुत असाधारण स्थिति है। हाउस वाइफ नहीं है, वो गृह स्वामिनी है। इस भाव से हमें देखना चाहिए। स्वामी वह होता है, स्वामिनी वह होता है जो भरण करे और पोषण करे। बच्चे को खिलाना हो या जो सियाने हों उनको संबल देना हो, तो यह काम नारी शक्ति करती है। तो जो भरण पोषण करता है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बस देखने का भाव कैसा है यह विचारणीय है। तो निरंतर शायद दुनिया में सबके लिए अवकाश है, लेकिन जो सम्मानित हाउसवाइफ शब्द है, उस भूमिका का निर्वहन करने वाली देवियों के लिए शायद एक पल का भी अवकाश नहीं है। और एक पल का अवकाश न लेने वाला या तो ईश्वर है या तो साक्षात देवी ही होती है। ये जो पुरुष समाज है, जिसके साथ कई प्रकार के अहंग भाव जुड़े होते हैं, वह इस भूमिका में कभी आ ही नहीं सकता। सतत जागरण या तो योगी करेगा, ईश्वर करेगा या देवी करेगा, यह क्षमता केवल नारी शक्ति के पास ही है। इस पर चर्चा थोड़ी और हम करेंगे। बहुत अच्छी बात अभी अर्चना जी कर रही थी, ये हमारी पंकज जी कर रही थी। मैं वस्तुतः बहुत प्रभावित, बहुत साधुवाद मैडम, आपको बहुत धन्यवाद आपकी वक्तृता के लिए और इस विषय में आपकी जानकारी, ज्ञान और उसके संप्रेषण शक्ति के लिए। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज विश्व पटल पर महानायक के रूप में समादृत हैं और हम सभी के प्रेरक हैं और भारत भूमि के संरक्षक हैं, वो बहुधा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसके कुछ खास आशय होते हैं। आत्मनिर्भर देश वह होता है जहाँ रोजगार और विश्वास पर्याप्त मात्रा में होता है, जहाँ आय और आजीविका के पर्याप्त अवसर होते हैं, जहाँ विकास के अवसर और साधन सुलभ होते हैं, जहाँ उत्पादन और वितरण में संतुलन होता है। अर्थात किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता, चाहे वह भाव हो, सद्भाव हो, सुभाव हो अथवा जो उपभोग की सामग्री हो। किसी भी संदर्भों में जहाँ अभाव न हो वही आत्मनिर्भरता होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके जो मानक हैं उस पर हम निरंतर ध्यान रखें और तदनुकूल हम व्यवहार भी करें, अपना योगदान भी करें। पहला आवश्यक तत्व संपूर्ण समाज के लिए है, उसे अस्तित्व कहते हैं। और जब नारी शक्ति के बारे में बात आती है तो उसे इयत्ता और अस्मिता से जोड़ते हैं, उसकी पहचान और उसका सम्मान। फिर हम देखते हैं आत्मनिर्भरता के लिए कि आय के साधन क्या हैं, उत्पादन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार हो रहा है, उपभोग की स्थिति क्या है और जो आजीविका है हमारी वह कितने हमारे अनुकूल है अथवा उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके कितने अनुकूल हैं। और यही सब मिलकर अर्थव्यवस्था के निर्धारक होते हैं। आत्मनिर्भरता पहली बार, पहली दृष्टि में, पहले संदर्भ में
आर्थिक विषय लेकर ही उपस्थित होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था पर विशेष विचार दिया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके जो 9 स्तंभ बताए हैं और ज़्यादा ध्यातव्य हैं, इसी में नारी शक्ति का भी थोड़ा संदर्भ है। लॉ, लैंड, लेबर और लिक्विडिटी, ये 4 पहले स्तंभ होते हैं जिससे आर्थिक संदर्भ में आत्मनिर्भरता आती है कि हमारे कानून किस प्रकार के हैं, हम जिस जमीन पर उद्योग लगाना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, वह किस प्रकार की है, उसकी कैसी उर्वरा शक्ति है, हम वहाँ किस प्रकार का अन्न उत्पादित कर सकते हैं। फिर हमारे अंदर श्रम क्षमता कैसी है अथवा हमारी श्रम शक्ति उस विशेष अंचल में, क्षेत्र में, जमीन पर किस प्रकार की है, यह विचारणीय होता है। और जो चौथा तत्व है वो सीधे सीधे उसका संबंध नारी शक्ति से है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तरलता या मुद्रा की स्थिति, सपोर्ट हम बैंकिंग सिस्टम से ले सकते हैं, पर कैपिटा इनकम से ले सकते हैं, उससे लेते हैं, लेकिन आधार तो उसका नारी शक्ति ही है। हम आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जब भी इकोनॉमिक रिसेशन होता है या आर्थिक मंदी का दौर आता है तो सभी देश हिल जाते हैं भारत को छोड़कर। और भारत इसलिए नहीं हिलता है इस आर्थिक मंदी के दौर में कि वहाँ नारी शक्ति का बहुत सम्मान है। हमारे यहाँ एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है जो नेशनल बैंकिंग सिस्टम से अलग है, अदृश्य है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह बैंकिंग सिस्टम स्वयं में नारी शक्ति ही है। आपातकाल में कुछ न कुछ ऐसा होता है इस शक्ति के पास जो पुरुष को, परिवार को, समाज को संबल प्रदान करता है। आज भी घर में जब कहीं से आय नहीं दिखती है तो उस घर के खर्चे चलाने का काम नारी शक्ति की वह संपदा करती है जो गुप्त होती है और अदृश्य होती है। आज भी यह दिखलाई देता है। एक हास्य भी चलता था जब नोटबंदी का दौर चला कि इतना ज़्यादा धन और वैभव कहाँ से आया बाद के दिनों में, और इस पर थोड़ी सी चिंता भी हुई कि जो हमारा अदृश्य धन है वो पुरुष समाज को दिखलाई देगा। खैर उतने ही समय दिखा, अब पुरुष समाज नहीं देखता। आज भी इस देश में जो नव सृजित संपत्ति है उस पर अगर ध्यान दें तो नारी शक्ति की ही संपत्ति है। स्वातंत्र्य आंदोलन में अगर हम जाएं तो जिस समय राष्ट्र के नायक, आंदोलनकारी, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग जब धनाग्रह करते थे, धन के लिए आग्रह करते थे, तो आभूषण महिलाओं का ही होता था। वह गुप्त कोष रुपए के रूप में, आभूषण के रूप में महिलाओं का ही होता था। तो इस तरह से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो नारी शक्ति का ही है। अभी हम जो नई शिक्षा आई, नई शिक्षा नीति आई है, इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत बल दिया गया है। और पहाड़ हो या वह क्षेत्र जहाँ मैं आज सेवा का अवसर प्राप्त करके हूँ, जिसे जनजातीय अंचल कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में या इस देश के दूर क्षेत्रों में या ऐसे द्वीप जहाँ सामान्य पहुँच नहीं है, वहाँ महिलाओं के अंदर श्रम की जो सामर्थ्य है, क्षमता है और उसका उनके द्वारा जो प्रदर्शन है वो अद्भुत है और दुर्लभ है। केवल इसी देश में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, जहाँ भी दूरस्थ अंचल हैं वहाँ श्रम शक्ति की खान है ये महिलाएं, नारी शक्ति। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत बल दिया गया है। उसका आशय ये है कि जो अभी तक हाशिए पर हैं उन्हें मूल धारा में लाएं, उनको महत्व दें और शिक्षा का जो वितान है सबके लिए हो, इसके परिवेश में सभी समाहित हों, क्योंकि अंततः उन्नयन तो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। जो 5 और पिलर्स हैं आत्मनिर्भरता के, वह इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है यह त्वरित उछाल वाली होनी चाहिए। स्नेह स्नेह चलने वाली अर्थव्यवस्था हमें टिकाऊपन तो देती है, लेकिन जो गति के मानक हैं, विकास के मानक है, वहाँ तक ले चलने वाली इकोनॉमी, बूम करने वाली, जंप करने वाली या उछाल वाली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जो सौभाग्य से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की इकोनॉमी है। और आज हम आर्थिक दृष्टि से दुनिया की महाशक्ति हैं, सुपर पावर हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आधारभूत संरचना। अभी मैडम मित्तल इसके बारे में चर्चा कर रही थी कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशंस हैं उसमें नारी शक्ति का
प्रतिशत कितना है। निश्चित रूप से शिक्षा में तो बहुत उत्साहवर्धक है, प्रोफेशन में उतना उत्साहवर्धक नहीं है जितना होना चाहिए। फिर भी जो हैं वह बहुत आगे हैं, उनका बहुत यश भी है, और उनके प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति और उनके नियंत्रण के प्रति से समाज के मन में बहुत अधिक सम्मान भाव भी है। इसलिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ कुछ विचार होना चाहिए। जब भी हम किसी कार्यस्थल का ध्यान करते हैं तो वहाँ की इमारत, वहाँ के कमरे, वहाँ आने जाने के साधन और वहाँ लोगों को जो कार्य कर रहे हैं प्रदत्त सुविधाएं, इस पर ध्यान जाता है। यह उच्च स्तरीय होनी चाहिए। पारदर्शी से मतलब इतना ही है कि सिस्टम पारदर्शी हो, उसमें कोई छिपाने का भाव ना हो। लेकिन अगर वहाँ बेहतर अर्धांश है, महिलाएं कार्यरत हैं, बालिकाएं कार्यरत हैं, देविकाएं कार्यरत हैं, तो उनकी सुरक्षा संरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का भाव होना चाहिए, उनके प्रति व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए, न दृष्टि से, न कर्म से, न विचार से उनके सम्मान के प्रति कोई भी कमी करने वाली वृत्ति या कृत्य दिखलाई दे। यह व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हों, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हों, ऑफिसेज हों, सब जगह ये व्यवस्था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है। साथ ही इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, समावेशी, कि केवल बाहुल्य एक विशेष समाज के हिस्से का ना हो, सभी के लिए स्थान होना चाहिए। अभी चर्चा हो रही थी कि संसद में प्रतिनिधित्व कितना हो, क्रमशः बढ़ ही जाएगा, बढ़ ही रहा है, और अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस शक्ति के पास नेतृत्व नहीं है। अगर सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को हम अपवाद स्वरूप मान लें तो इस देश में राष्ट्रपति भी देवी रही हैं, प्रधानमंत्री भी देवी रही हैं, बहुत सारे प्रांतों की मुख्यमंत्री भी देवी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेतृत्व के किसी क्षेत्र में इनकी पहुंच नहीं है। स्पेस साइंटिस्ट हों, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, अथवा किसी भी क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं, इनकी अच्छी खासी संख्या है, महत्ता है और इनकी देन है। प्रशासन में भी जहाँ हैं वहाँ भी इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका मैनेजमेंट और इनका कंट्रोल अद्भुत है। स्वयं मैडम मित्तल इसकी उदाहरण है, यह कहने की बात नहीं है। अब हर क्षेत्र में है, माना कि प्रतिशत थोड़ा कम है, लेकिन समय के साथ हो जाएगा। यह प्रतिशत इसलिए कम था कि आरंभ में भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब बच्चियों को उच्च शिक्षा में जाने का उतना अवसर नहीं मिलता था। लेकिन अब शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा गार्जियन हो जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देता, और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दे रखा है। पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ऐसे संकल्प हैं कि अब इस नारी शक्ति के अभ्युदय में कोई बाधा नहीं है, बस समय की बात है। हम लोग विश्वविद्यालय में जब परीक्षाफल देखते हैं तो शिखर के जो 10 स्थान हैं, 6 तो कन्याओं का ही होता है। अभी सिविल सेवाओं में भी जो स्थान आ रहे हैं उसमें भी कन्याओं का स्थान सम्मानजनक है। इसलिए अब जो विकास की प्रतिस्पर्धा है, वैकाशिक दौड़ है, उसमें महिलाएं बहुत आगे हैं, और ये एक राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमें यह देखना है कि मूल भाव हमारा क्या है। एक तो राष्ट्र के विकास में इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट में नारियां कहाँ खड़ी हैं, इनके माध्यम से कितना हो रहा है, आर्थिक प्रणाली में इनकी पहुंच कहाँ तक है, अथवा जो निवेश हो रहा है उस पर इनका नियंत्रण कितना है, इनकी भागीदारी कैसी है, फिर डेमोग्राफी हमारी कैसी है, जो जनसांख्यिकी है एक क्षेत्र विशेष का, यह भी बहुत निर्भर करता है एक राष्ट्र को आगे ले जाने में, प्रगतिशील बनाने में। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर डिमांड किस प्रकार का है, इस पर हम विचार करते हैं। ये सारे साधन जब मिलते हैं तब फिर इंटेंट, इन्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ठीक हो जाते हैं। इस आधार पर एक राष्ट्र की भौतिक प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता निर्भर करती है। दूसरा क्षेत्र है खाद्यान्न का क्षेत्र। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता किस प्रकार की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सर्वोत्तम अन्न उत्पादक देश है, और हम बहुत अधिक अन्न का निर्यात करते हैं। एक वह भी दौर था जब हमें खाने के लिए अन्न का आयात करना पड़ता था।
लेकिन हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। उत्तम कोटि का गेहूँ, उत्तम कोटि का चावल हम ही निर्यात करते हैं। तो इस दृष्टि से भी आत्मनिर्भरता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में, अभी मैंने चर्चा की औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें भी महिलाओं का श्रम और उनका कौशल बहुत अच्छा है। और इसी माध्यम से जब औद्योगिक आस्थान अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आय और आजीविका के साधन बढ़ते हैं, नौकरियां बढ़ती हैं और नौकरियां मिलती हैं। लेकिन अभी ज़्यादा आबादी हमारी ग्रामीण अंचल में है और कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या कम नहीं है। अन्न उत्पादन का क्षेत्र हो, अन्न संस्करण का क्षेत्र हो, अथवा अन्न के माध्यम से हमारे जीवन को संचालित करने का क्षेत्र हो, सब में यह शक्ति बहुत ज़्यादा आगे है। तो आर्थिक क्षेत्र के साथ ही हम कृषि क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर हैं। इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं कि हम अन्न का निर्यात करते हैं, हमें आज खाने के लिए अन्न के आयात की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक क्षेत्र है शिक्षा, जिसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा विस्तार करते हैं, विकास करते हैं, अपने मेधा का प्रसार करते हैं, अपने कौशल से आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में अभी चर्चा मैडम मित्तल ने किया, उसके सभी आयामों के बारे में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। सिर्फ इतना ही कि शिक्षा में जब बालिकाएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो किस प्रकार का विकास होता है, कैसी गुणवत्ता आती है, यह जरूर विचारणीय है। एक पुरुष जब पढ़ता है तो स्वयं अपना उन्नयन करता है, लेकिन जब एक कन्या पढ़ती है तो बहुत कुछ करती है। 2 पीढ़ियों के लिए वह महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उसे कहा जाता है कि एक गर्ल स्टूडेंट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस, 2 ट्रेडिशंस एंड 2 कल्चर्स। 2 संस्कृतियाँ, 2 परंपराएं और 2 पीढ़ियाँ संवर जाती हैं, सुधर जाती हैं और निखर जाती हैं नारी शिक्षा से। इसलिए नारियों का अध्ययन बहुत ज़्यादा, बालिकाओं का अध्ययन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी इस प्लेटफार्म पर मुझे सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि बच्चियों को पर्याप्त सुविधा दें अध्ययन के लिए, और जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं ज़रूर सपोर्ट करें। अपने को इसके लिए हमेशा तैयार रखें कि वह बेटी आप ही की संतान है और उससे ज़्यादा प्रियकर आपके लिए कोई नहीं होगा। पुत्र तो जब पढ़ लेता है, बढ़ जाता है, तो उसकी अपनी एक दुनिया होती है, लेकिन जब पुत्री पढ़ती है, बढ़ती है, आगे जाती है, तो उसकी दुनिया में माता पिता अनिवार्य हिस्सा होते हैं। माता पिता वो हिस्सा चाहते नहीं, मांगते नहीं, कि बेटी की दृष्टि होती है, हमें उस दृष्टि का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उसके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए एक क्षेत्र है ऊर्जा का, कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। अभी हमारे देश में जहाँ तक ऊर्जा का प्रश्न है, बहुत कुछ हम बाहर से लेते हैं। जो पेट्रोलियम से संबंधित पदार्थ हैं, डीजल, पेट्रोल, अभी हम बाहर से लेते हैं। गल्फ के ऊपर हमारी निर्भरता ज़्यादा है। अब अमेरिका, रूस की तरफ भी हमने हाथ बढ़ाए हैं, संबंध है, वहाँ से भी लेते हैं। आने वाले दिनों में हम वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में दुनिया के अग्रणी राष्ट्र बनने वाले हैं। भारत, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, और इस 4 के बीच में बहुत ज़्यादा सहयोग है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खोज हो रही है, विशेषकर न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, जिसके बारे में डॉक्टर APJ कलाम ने कहा था कि हम 2020 तक ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब यह 10 साल के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम 25 तक ही न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र होंगे, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें थोरियम दिया है और थोरियम का विशालतम भंडार अपने पास है। केरल के तरफ जाने वाला समुद्र और उसके किनारे का तट, यह थोरियम का प्रचुर भंडार है। हमारा बालू ही पूरा थोरियम है। सोलर एनर्जी पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, दुनिया की महानतम शक्ति बनने वाले हैं। तो इस क्षेत्र में भी ऊर्जा संग्रह, ऊर्जा प्रयोग, इसमें नारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशेषतः ऊर्जा से ही जीवन संचालित होता है। आप सभी जानते हैं कि आहार के पीछे का जो कार्य है वह ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होता है और उसका नियमन नारी शक्ति के द्वारा होता है। जहाँ तक खान पान का संबंध है तो इसमें भी नारी शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
राष्ट्रीय स्तर पर तो नीति नियोजन और क्रियान्वयन होता ही है, लेकिन परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस क्षेत्र में नारी की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल जो कोरोना का विस्फोट है, इसके चलते पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरी मानवता आतंकित है। तो इसमें भी अगर भूमिका देखा जाए कि ऐसे में त्राण दिलाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, सीख देने का काम किसके द्वारा हो रहा है, इसमें भी नारी शक्ति की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो वनौषधियाँ हैं, पुरातन औषधियाँ हैं, जिनके माध्यम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके ज्ञान की थाती इनके पास ज़्यादा है, नारी शक्ति के पास। तुलसी का पत्ता लेना है, कौन सा काढ़ा लेना है, इसकी जानकारी इनके पास बहुत है। आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनकी निपुणता, चाहे जनजातीय अंचल हो या हिंदुस्तान हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं हिंदुस्तान के, तो उसके बारे में जानकारी इनके पास सुरक्षित है, संकलित है और उसका संवर्धन हो रहा है, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो औषधि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की इबारत महिलाओं के द्वारा ही लिखा जा रहा है और हमेशा लिखा जाएगा। विशेष रूप से एक सीख जो आजकल हम लोगों को मिल रहा है, इस कोरोना का चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ी और जिसे आजकल कहते हैं आइसोलेशन, इसकी ज़रूरत पड़ी। ये जो पुरुष समाज है जिसमें हम सभी आते हैं, एक स्थान पर रहने का अभ्यस्त नहीं था। संचारी भाव कहा जाता है कि इनका स्वभाव है, लेकिन अगर आज कोरोना से सुरक्षा है तो आपको स्थिर भाव में जाने के लिए है, परिवार में रहने के लिए है, संयुक्त परिवार में रहने के लिए, विशद परिवार में रहने के लिए है। अब आप जरा अनुमान करिए कि हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 6 महीने एक स्थान पर रह रहे हैं, तो आजकल एक नई समस्या दुनिया भर में पैदा हो गई, जिसे डिप्रेशन की समस्या कहते हैं, मानसिक संत्रास की समस्या, स्ट्रेस की समस्या कहते हैं। आप देवियों के बारे में विचार करिए, वो कार्यस्थल पर भी हैं, घर पर भी हैं, और जिन्हें हम हाउस वाइफ कहते हैं, वो वंदनीय हैं आज की तारीख में। तो अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर जीवन का संचालन कैसे करते हैं और हम बेहतर जीवन जी सकें, इसके लिए व्यवस्था कैसे देती हैं, हमें यह सीख आज उन देवियों से मिल रही है जिन्हें हम हाउस वाइफ कहते हैं। ये एक सीखने का विषय है कि कैसे आप केंद्रित होकर अपने दिनचर्या, जीवनचर्या का संचालन कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सीख भी इस शक्ति से हम ले रहे हैं। पारिवारिक विन्यास हो, सामाजिक विकास हो, जो आत्मनिर्भरता के अवलंब कहे जाते हैं, सब में महिलाओं की भूमिका है। आज एक ज़रूरत है कि हम आर्थिक संदर्भ में विशेष रूप से उन दायित्वों को सोचें, उन उद्यमों को सोचें जहां रोजगार के अवसर बढ़ें। 2 शब्द आते हैं इसके लिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप, अर्थात एक स्थान पर एक ऐसा उद्योग बने जहां कम लागत में अधिक उत्पादन हो। तो हमें देखना है किस अंचल में किस कच्चे पदार्थ की बहुलता है, वहाँ किस प्रकार की तकनीकी से उद्योग लगे और वहाँ श्रम शक्ति को हम निपुण बनाएं, तो इस तरह से उनका विकास होता है। एक ही स्थान पर कई प्रकार के उत्पादन हम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट, री स्किल, अप स्किल, इसका प्रयोग करें। तो इस माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इनोवेशन के माध्यम से रोजगार बढ़ाएंगे, जो कुटीर उद्योग है नए स्वरूप में लाएंगे, और नारी शक्ति को सब जगह सम्मान दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। उनकी पहचान बढ़ी है, बढ़ेगी, और आत्मनिर्भर भारत ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे स्वच्छता हो, सक्रियता हो, संवेदना हो, यह सब आत्मनिर्भर राष्ट्र और समाज के कारक होते हैं, और यह सीख तो नारी शक्ति से ही मिलती है। आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, समर्थ, सफल, सशक्त, समृद्ध और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।